सभी को नमस्कार। भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज हम भीमराव अंबेडकर जी के नेशनलिज्म, इकोनॉमिक और क्लास और जेंडर जस्टिस, इनके बारे में अंबेडकर जी के विचारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नेशनलिज्म का आइडियाज़ को देख लेते हैं। नेशनलिज्म का मतलब है कि एक देश के लोग आपस में एक लगाव की भावना रखें, देश के प्रति लगाव की भावना या देशभक्ति की भावना को नेशनलिज्म माना जाता है। और ये नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमारा देश एक नेशन बनना शुरू हुआ था, या नेशनलिज्म शुरू हुआ था जब अंग्रेज़ों के खिलाफ हम इकट्ठे हुए थे। पंडित भीमराव अम्बेडकर के लिए जो नेशनलिज्म था वो उस नेशनलिज्म से ज़्यादा जो एक ऐसी सोसाइटी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे जहाँ पर जाति का भेदभाव ना हो, और वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से ज़्यादा सोशल इंडिपेंडेंस को, सामाजिक स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देते थे। उनका ये भय था यदि राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिल भी जाती है और यदि ऐसी सोसाइटी बनी रहती है जो कास्ट रिडन सोसाइटी है, इसमें जातिगत भेदभाव बने रहते हैं, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का एक विशेष वर्ग के लिए, दलितों के लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। उनका शोषण ऐसे ही होता रहेगा, चाहे अंग्रेज़ों के शासन के दौरान हो और चाहे फिर स्वतंत्रता भारत सरकार के दौरान हो। तो उन्होंने जिस नेशनलिज्म की कांग्रेस बात करती थी उस नेशनलिज्म को उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने नेशनलिज्म का अपना कॉन्सेप्ट रखा कि नेशनलिज्म तब डेवलप होगा, नेशनलिज्म जब होगा जब समाज में समानता होगी, जब समाज में जातिगत भेदभाव नहीं होगा। एक जाति पाति के आधार पर बटी हुई सोसाइटी में नेशनलिज्म नहीं हो सकता। हम नेशनलिज्म को यह आधार नहीं बना सकते कि हमारा पास्ट एक जैसा है, या हम एक देश में रहते हैं, या फिर हमारी हिस्ट्री एक जैसी है, या फिर हमारी कल्चर एक जैसी है। वो नेशनलिज्म का आधार नहीं बन सकता। नेशनलिज्म का आधार कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बनेंगे, जो इक्वलिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, जो है वो सामाजिक भेदभाव नहीं होगा, वो आधार बनता है। उस आधार पर नेशनलिज्म डेवलप होगा। तो उन्होंने जो अपर कास्ट इंडो डोमिनेटेड नेशनलिज्म की जो बात थी, जो कांग्रेस की जो विचारधारा थी, नेशनलिज्म का जो आइडिया था उसको, कि हमारी कॉमन कल्चर है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म की जो नेहरू जी ने बात की थी, वो उस आइडियाज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देता। वो उनको हिंदू डोमिनेटेड नेशनलिज्म उसको बोलता है। तो उसने कहा था कि नेशनलिज्म की जो रूट है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में है। जहाँ पर वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज फॉलो नहीं होंगी वहाँ पर नेशनलिज्म नहीं आ सकता। तो उसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी एंड सोशल जस्टिस जरूरी है कल्चरल और सिविलाइजेशन प्राइड के लिए। हम नेशनलिज्म को यह आधार बनाने की कोशिश करें कि हमारी कल्चर एक जैसी है, हमारी सिविलाइजेशन एक जैसी रही है, हमारी पास्ट हिस्ट्री एक जैसी रही है। वो आधार ठोस आधार नहीं है। उनके आधार पर जो सोशलिज्म होगा वो एक हिंदू डोमिनेटेड, अपर कास्ट डोमिनेटेड सोशल नेशनलिज्म होगा। तो इसके लिए अगर सही मायनों में नेशनलिज्म लेकर आना है तो उसके लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज या सोशल जस्टिस के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बिना सोशल जस्टिस के, बिना इक्वलिटी के नेशनलिज्म नहीं डेवलप हो सकता। तो नेशनलिज्म मस्ट बी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब सभी को साथ लेकर चले। उस नेशनलिज्म में सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को महत्व नहीं होना चाहिए या उनको अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को बराबर अधिकार होना चाहिए, सभी उसका हिस्सा होने चाहिए नेशनलिज्म का। इगैलिटेरियन, समानता के आधार पर समाज हो, इमानिसिपेटरी यानी कि मुक्ति मिले, भेदभाव से मुक्ति मिले, या जाति पाति से मुक्ति मिले, या फिर शोषण से मुक्ति मिले। तो अगर ये सब नहीं होंगे तो वो नेशनलिज्म अंबेडकर के लिए खोखला नेशनलिज्म है। तो सही नेशनलिज्म इंक्लूसिव, इगैलिटेरियन और इमानिसिपेटरी होना चाहिए। उन्होंने उसको बुर्जुकिस नेशनलिज्म कहा, जो इंटरनेशनल हायरार्की को महत्व नहीं देता। उन्होंने कहा जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं भाई, अंग्रेज़ों को हटा कर या मैं अपनी खुद की सत्ता लेके आनी है, उसमें कास्ट जो हायरार्कीज हैं या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको मिटाने का जिक्र ही नहीं होता। तो जब उसको मिटाने का जिक्र नहीं होता तो दलित वर्गों के लिए उस नेशनलिज्म का क्या महत्व है, या देश में नेशनलिज्म कैसे आएगा जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उससे जुड़ा नहीं होगा या उससे लगाव की भावना नहीं रखेगा।
तो इसलिए वो मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म मूवमेंट का विरोध करते थे, जिसको कांग्रेस ने जिस पर फोकस करती थी, और इसके लिए वो सोशल इक्वलिटी, सोशल जस्टिस जिसमें शामिल हो, उस नेशनलिज्म की बात करते थे। तो कहते थे कि जो सोशल हायरार्की को यदि नेशनलिज्म नहीं कर सकता तो वो न तो नैतिक है और न लिबरेटरी है, यानी कि वो न तो मुक्ति देने, न तो स्वतंत्रता देने वाला है, और न वो नैतिक रूप से उचित है। तो उस नेशनलिज्म का विरोध करते हैं। और उसने कहा था कि अगर नेशनलिज्म लेके आना, वास्तव में नेशनलिज्म लेके आना, तो उसके लिए सोशल डेमोक्रेसी ज़रूरी है, समाज में सभी वर्गों को अधिकार बराबर मिलना ज़रूरी है, जाति पाति के भेदभाव मिटना ज़रूरी है। तो ये उनका आइडिया नेशनलिज्म का था, जो नेहरू के आइडिया से बिल्कुल अलग हमें दिखाई देता है। इकोनॉमी और क्लास, हालांकि उसने एक इकोनॉमिस्ट थे, मैंने जैसे पहले भी बताया था हमने कि उनकी हायर एजुकेशन इकोनॉमिक्स की फील्ड में ही हुई है, चाहे पीएचडी की थीसिस लिखनी हो, चाहे भी डीएससी में थीसिस लिखनी हो, उन इकोनॉमी बेस पर ही तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट थे। लेकिन उन्होंने इकोनॉमी को जो इकोनॉमी का आधार पर, या जो कास्ट रिडन सोसाइटी है उसमें इकोनॉमी कैसे काम करती है, वो कास्ट को कैसे परपेचुएट रखती है, वो कास्ट सिस्टम को कैसे बढ़ाती है, कास्ट सिस्टम कैसे इकोनॉमी को जो प्रभावित करता है, उसका इसने विश्लेषण किया है। उसने कहा कि जैसे हमारे यहाँ पर जाति के आधार पर पैसे बटे होते, ऑक्यूपेशन डिसाइडेड होते थे कास्ट बेस पर, तो उसने एक जाति का व्यक्ति दूसरा ऑक्यूपेशन अडॉप्ट ही नहीं कर पाता था। तो इससे उनको कहा था कि ये एक इकोनॉमी को प्रभावित करता है, तो एक कास्ट रिडन सोसाइटी में भी इस ढंग से स्टडी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कास्ट बेस पर जो इकोनॉमी है वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, बल्कि डिवीजन ऑफ लेबरर है। यहाँ पर जाति के आधार पर लेबर निर्धारित किए जाते हैं, काम के आधार पर लेबर नहीं करते, बल्कि जाति के आधार पर निर्धारित होते हैं। उसने इसको ब्राह्मणिकल कैपिटलिज्म कहा, जिसमें जो जमीन पर अधिकार है या जो उत्पादन के साधन है उस पर अधिकार ब्राह्मणों का है। जैसे मार्क्स ने कैपिटलिज्म की बात की थी, जहाँ पर बुर्जुआ वर्ग जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जो कंट्रोल किए हुए उत्पादन के साधनों को, और दूसरे लोगों को जिनके पास उत्पादन के साधन उनका शोषण करता है। तो उसी तर्ज पर इन्होंने ब्राह्मणिकल कैपिटलिज्म की बात की है इंडिया में, जहाँ पर ब्राह्मणों ने या और ऊंची जाति के लोगों ने उत्पादन के साधनों पर कब्जा किया है, और जो दलित हैं उनके पास सिवाय अपनी श्रम के, सिवाय अपनी मजदूरी के काम करने के उनके पास कोई और साधन नहीं है। तो ये ब्राह्मणिकल कैपिटलिज्म है इंडियन सोसाइटी में, इसका उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने कहा कि सोशलिज्म आना चाहिए, इस कैपिटलिज्म को मिटाने के उन्होंने सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें जो खेती करने वाले मजदूर हैं उनको ज़मीन दी जाए, जो की इंडस्ट्रीज़ हैं वो सरकार के अधीन, और जो प्रॉफिट है वो सभी के, खासकर निचले पिछले वर्गों के उत्थान के लिए उसको यूज किया जाए, और कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाए। तो ये उसने कुछ आइडिया दिए थे सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के। उनको लगता था कि जो ब्राह्मणिकल कैपिटलिज्म है उसको सोशलिज्म लागू करके ही मिटाया जा सकता है। उन्होंने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की, जिस तरह से हम सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसी तरह इकोनॉमिक फील्ड में भी इक्वलिटी आनी चाहिए, वहाँ भी फ्रेटर्निटी, यहाँ पर लिबर्टी होनी चाहिए, सभी को अपना पेशा चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, सभी को इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होनी चाहिए, या इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कुछ लोगों का कब्जा ना हो, बल्कि सभी का बराबर अधिकार उनको, या सभी की पहुंच उन तक हो, खासकर जो पिछड़ी जाति के लोगों की। तो उन्होंने इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को कहा कि कास्ट जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को प्रिजर्व रखने का काम करती है। कास्ट उनको, दलितों को, पिछड़ों को इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा बनाए रखने का काम करती है, ताकि इकोनॉमिक रूप से वो पिछड़े रहें। तो कास्ट मिटाकर ही समाज में इकोनॉमिक इक्वलिटी लाई जा सकती है। जेंडर जस्टिस के बारे में, यानी कि वो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की वकालत करते थे, और उन्होंने इंटरसेक्शनल एनालिसिस किया कास्ट और जेंडर का, यानी कि महिलाओं को, दलित महिलाओं को दोहरा भेदभाव देना पड़ता है। यानी कि एक तो भेदभाव ये कि पैट्रियाटिक सोसाइटी है जहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व है, महिलाओं को वैसे ही बहुत कम अधिकार दिए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है पुरुषों द्वारा। और दूसरी बात, अगर वो दलित भी है तो उसको दोहरा मार उसके ऊपर है, एक तो महिला का साथ भेदभाव, और एक पे दलित होने के नाते जो भेदभाव सहन करना पड़ता है, उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है। तो उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था कि जेंडर जस्टिस के लिए इस नेक्सस को समझना ज़रूरी है, जो कि जेंडर, कास्ट, क्लास या रिलीजन सबको मिलाकर एक महिला की ज़िंदगी को डिफ़िकल्ट बना देता है, या उनकी समस्याएं अलग करता है, कि एक अपर कास्ट महिला की अलग समस्या है और दलित महिला की अलग समस्या है। तो
जो दलित फेमिनिज्म है उसका कॉन्सेप्ट भी अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने पैट्रियार्कल कंट्रोल कहा पैट्रियार्कल कंट्रोल ओवर वुमेन सेक्सुअलिटी। उन्होंने कहा कास्ट सिस्टम को प्रिजर्व रखने के लिए, कास्ट प्योरिटी बनाए रखने के लिए जो अपर कास्ट की वुमेन थी उनको उनकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल किया गया पुरुषों द्वारा, पुरुषवादी समाज में, ताकि कास्ट में जो है प्योरिटी वो बनी रहे। तो और जबकि नीचे की महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अपर कास्ट के लोगों द्वारा किया गया। तो ये महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव उन्होंने किया है। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने के लिए हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन जब पार्लियामेंट में शुरू में पास नहीं हुआ, हालांकि बाद में पास हुआ था, तो उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा भी दे दिया था, क्योंकि लॉ मिनिस्टर थे उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने महिलाओं की पॉलिटिकल एजुकेशन की बात की और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की बात की, यानी कि खुद आगे आए, खुद अपना रिप्रेजेंटेशन करें, खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव बने। तो महिलाओं को राजनीति में या शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार देने की वकालत अम्बेडकर जी ने की है। और जब वो लॉ मेंबर थे वायसराय की काउंसिल में, तो लॉ मेंबर रहते हुए उन्होंने जो है महिलाओं के उत्थान के लिए कई काम किए थे। उन्होंने उनको मैटरनिटी बेनिफिट देने की बात की थी, उनको जो रात में काम ना करवाएं उनको काम के घंटे निर्धारित करें, या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का नियम लागू किया था, या फिर जो हानिकारक फैक्ट्रीज हैं, जो हैज़र्ड फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर नुकसान होता है महिलाओं को, तो उनको वहाँ पर उनको काम पर ना लगाया जाए। तो कुछ ऐसे महिलाओं के काम के संबंधित उनके अधिकार सुरक्षित रखने के लिए एज ए लॉ मेंबर उन्होंने काम किया था, और एज ए लेबर मेंबर और एज ए लॉ मिनिस्टर जो है वो वहाँ भी उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने के लिए वकालत की। संविधान में तो समान अधिकार दिलवाए थे, फंडामेंटल राइट्स में उनको किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के आधार पर उसको रोक दिया गया था। लेकिन उन्होंने बाद में हिंदू कोड बिल जो एक हिंदू पर्सनल लॉ में चेंज किया गया था, जो पोलीगेमी को बंद करने की बात थी, बाल विवाह को बंद करने की बात थी, तो उन अधिकारों के लिए भी इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जेंडर इक्वलिटी के लिए भी काम किया था, कास्ट इक्वलिटी के साथ साथ। तो ये हमने पढ़े हैं अम्बेडकर जी के पॉलिटिकल आइडियाज़। तो इसके साथ ही हमारा ये अम्बेडकर जी के आइडियाज़ को हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।